वेलकम बच्चों। जो हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर। लास्ट टाइम तक हमने देखा कि नील बोहर थ्योरी देखी जिसके 3 पोस्टुलेट्स थे। उसके अनुसार हमने रेडियस ऑफ यंग ऑर्बिट, उसके बाद में एनर्जी देखी। एनर्जी के बाद में हमने क्या किया, बोहर फार्मूला जिसको हम रेडबर्ग फार्मूला भी कहते हैं, हमने वो देखा। उसके बाद लाइन स्पेक्ट्रा देखा हाइड्रोजन एटम के लिए। और फिर जो नील बोहर है उसके कुछ थ्योरी की जो लिमिटेशंस है वो भी लिमिटेशंस हमने देखी, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने जब विचार किया था तो इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट्स में घूम रहे थे तो पार्टिकल नेचर से विचार किया। जो डी ब्रॉय ने या फिर डी ब्रोगली कहेंगे उन्हें, ठीक है, तो उन्होंने जो अपनी थ्योरी के अनुसार कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर के अनुसार वहाँ घूमते हैं, और वहाँ पर उन्होंने जो वेव नेचर के बदौलत, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है उसके बदौलत जो नील बोहर का सेकंड पोस्टुलेट है उसको भी उन्होंने प्रूव करके बताया था। ठीक है, वो हमने देखा लास्ट टाइम तक। अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास में जो एंगुलर मोमेंटम था वो NH/2 पाई आता है। ठीक है, तो जहाँ से हमारा क्लियर होता है कि सेकंड पोस्टुलेट नील बोहर का, ठीक है, क्या होता है, प्रूव होता है। ठीक है, कब, जब हम डी ब्रॉय के अनुसार अगर जाते हैं, ठीक है, कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कैसे घूमता है वेव नेचर के अनुसार। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर जैसे हमारा चैप्टर का नाम हमने कहा था कौन सा, कि एटम्स एंड न्यूक्लियर, उनका स्ट्रक्चर। तो एटम के बारे में हमने देखा। अभी हम जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, अब उस न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको मालूम है कि जो भी एटम होता है, ठीक है, तो एटम के अगर अंदर की हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि ये एटम है, यहाँ पर ये रेडी एक आधी कोई ऑर्बिट ले लो, ठीक है, बीच में यहाँ पर क्या होता है कि एक न्यूक्लियस होता है और इसके अराउंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, ये टोटल ये कंप्लीट असेंबली है, ये हमारा क्या है, एटम है। ठीक है, अब वो एटम का साइज़ बोलो, ये बोलो, वो सब डिपेंड करता है कि यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज़्यादा ऑर्बिट्स होंगी, वो वगैरह देखते हैं हम। लेकिन अभी हमारा जो फोकस है वो कहाँ पे, यहाँ पर, कि न्यूक्लियस में क्या होता है। ठीक है, यानी एटॉमिक न्यूक्लियस जिसे हम कहेंगे, एटॉमिक न्यूक्लियस केस में हमको क्या करना है, यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम यहाँ पर क्या है हमारे पास में। तो न्यूक्लियस में बच्चों आपको मालूम है न्यूक्लियस में क्या होता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे पड़े होते हैं। यानी अगर आपसे किसी ने पूछा कि न्यूक्लियस किससे बनता है, तो न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ, ध्यान में रखना, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, फिर उनके चार्जेस के बारे में बात करते हैं, तो हमारे प्रोटॉन्स के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज, क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन के ऊपर में चार्ज नहीं होता, वो चार्जलेस होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, फिर अगर हम मास की बात करते हैं तो प्रोटॉन का मास, ठीक है, प्रोटॉन का मास अपने इलेक्ट्रॉन के मास के करीबन 1836 टाइम्स ज़्यादा, 1836 टाइम्स ज़्यादा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1836 टाइम्स ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको कलर चेंज करूँ, यानी अगर हम मास ऑफ किसका बोलेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और फिर हमारे जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मास भी करीबन हमारे प्रोटॉन के मास के बराबर है, लेकिन स्लाइटली, एकदम स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, ये जो मैंने कहा आपसे, ये सब जो हमारे पास में पॉइंट्स है, हम इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, यहाँ पर देखते वन बाय वन में। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो एटॉमिक न्यूक्लियस, क्या है यहाँ पर हमारे पास, एटॉमिक न्यूक्लियस। तो एटॉमिक न्यूक्लियस में मैंने कहा क्या है, पहला पॉइंट ध्यान में रखें, कौन सा, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, वो किससे बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। देखो ये जो पॉइंट्स है ये आपके थ्योरी के लिए भी डायरेक्ट काम में जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, उसके ऊपर चार्ज नहीं रहता, वो न्यूट्रल रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास में, अगर ये करते तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है तो वो कितना रहता, अबाउट 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, और वही मास ऑफ प्रोटॉन अगर लेते, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन अगर लेते तो वो अबाउट क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो सिंपल बात है कि ये ज़्यादा है। ठीक है, अब वो कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर जैसे लिख के भी रखा है। ठीक है, कौन सा, कि 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। उसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन बट स्लाइटली
हाइयर, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। वो अगर जानना है तो यहाँ पर देखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास में ये है और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये है। देखो 10⁻⁻27 10⁻⁻27 उतना ही है। यहाँ पर स्टार्टिंग की वैल्यूज़ भी देखो 1.67 वही है, लेकिन यहाँ पे देखो प्रोटॉन के लिए 2623, यहाँ पे 4927। इसका मतलब स्लाइटली एकदम हल्का सा किसका ज़्यादा है, अपने न्यूट्रॉन का, ठीक है, वो ध्यान में रखना। ये पॉइंट हो गया, कौन सा, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन बट स्लाइटली हाइयर, ठीक है। उसके बाद में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन दोनों को एक साथ अगर विचार करेंगे तो उनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो यानी अगर किसी ने कहा कि न्यूक्लियॉन्स क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में जो रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो उसमें दो तरह के रहेंगे, प्रोटॉन रहेगा और न्यूट्रॉन। तो ध्यान में रखना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदरली आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स, उनको क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है। पहली बात, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन उनका अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी जितनी वैल्यू हमारे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की होंगी उतनी ही वैल्यू किसके होंगी, प्रोटॉन पे जो चार्ज है उतना। हाँ, बस पोलैरिटी अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव। लेकिन अगर हम बात करते हैं वैल्यू के, तो आपको मालूम है वो चार्ज कितना होता है प्रोटॉन के ऊपर, या फिर जैसे QP यानी प्रोटॉन समझो, ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज, और QE यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। सो ये जो वैल्यू है ये दोनों के लिए सेम होती है, बस ध्यान में क्या रखेंगे, प्रोटॉन के लिए वो पॉजिटिव होगा और इसके लिए वो नेगेटिव होगा, ठीक है, लेकिन वैल्यू दोनों के सेम रहेंगे, ठीक। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, क्या कहा उन्हें, देखो तो ये पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे अच्छे से। फिर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय Z। ध्यान में रखना यहाँ पर, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, या फिर क्योंकि तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, तो चाहे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक नंबर बोलो, चाहे आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोलो, एटॉमिक नंबर बोलो, चलेगा, ठीक है। सो पॉइंट कौन सा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, और उसको डिनोट करते हैं हम Z से, ध्यान में रखिए, ठीक है। फिर टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अभी हमने देखा मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं और पोलैरिटी में अलग है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो एक तरह से अगर हम वहाँ पे देखते हैं तो जो एटम अगर फुल बात करते हैं, ठीक है, एटम एज अ कंप्लीट थिंग, ठीक है, वो होता है न्यूट्रल, ठीक है, यानी उसके ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होता है। क्या कहा मैंने, टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, यानी उसके ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं रहेगा एटम के ऊपर में। हमने प्रोटॉन की बात की तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन की बात की तो नेगेटिव चार्ज रहेगा, लेकिन टोटल पूरा का पूरा एटम की बात करेंगे तो उसके ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को किससे बताएंगे हम, N से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे बताना, N से, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। सो अगर टोटल नंबर ऑफ हमको न्यूक्लियॉन्स निकालना है, ठीक है, जिसको हम एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड एज मास नंबर डिनोटेड बाय A, ठीक है। तो ए यानी पूरे न्यूक्लियॉन्स में कौन कौन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन को किससे बताएंगे, Z से, न्यूट्रॉन को N से, यानी हमारे पास A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएंगे। A इज इक्वल टू, ध्यान में रखना आप ये फार्मूला कौन सा, A इज इक्वल टू हमारे पास में ये फार्मूला यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ठीक है, ये वाला फार्मूला ध्यान में रखेंगे। कौन सा फार्मूला हमारे पास, A इज इक्वल टू Z प्लस N, तो यहाँ पे Z क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर है, ठीक है, या फिर आप प्रोटॉन्स बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, N क्या है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सो A इज इक्वल टू Z प्लस N, यानी टोटल न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी न्यूक्लियॉन्स सिंपली, ठीक है। अब जहाँ पे लिखा है न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट X इज डिनोटेड बाय X, यहाँ पे Z और ऊपर में A। अच्छा, यहाँ पे इसको ऐसा ना बताते, ऐसा भी आपने अगर बताया कोई हरकत नहीं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास में ये X है, तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे, Z और यहाँ पर A, ठीक है, या फिर आपने यहाँ पर जो बताया इस तरह से वो भी चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे कि X, यहाँ पर Z और ऊपर में A, तो Z यानी एटॉमिक नंबर और A यानी एटॉमिक मास नंबर। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि वेयर A क्या है हमारे पास में, A हमारे पास में है मास नंबर और Z हमारे पास एटॉमिक
नंबर है, रहेगा ध्यान में, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कौन सी, कि अगर मान लीजिए कि एक आधा कोई भी हमारे पास में क्या है, यहाँ पर एक आधा एलिमेंट है, समझो उसका नाम है x, तो ZA का मतलब क्या है, Z उसका एटॉमिक नंबर, A उसका एटॉमिक मास नंबर, आप इस तरह से भी वहाँ पे उसको शो करेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद में बच्चों जो हमारे पास में जो मास मेज़र करने का यूनिट है, हमने स्पेशली हम क्या करते हैं कि कोई अगर जैसे अगर एक आधी बॉडी है कोई भी, तो किलोग्राम ग्राम्स में हम मेज़र करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एटॉमिक पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर खुद एटम्स है, इनकी अगर बात करते हैं तो इनको 2-3 मेथड है, ठीक है, इसके मास को मेज़र करने के लिए। एक तो खुद किलोग्राम वाली है, फिर एक यूनिफाइड है, ठीक है, जिसको हम सिंपली यू से बताते हैं। एक एटॉमिक मास नंबर है, सॉरी एटॉमिक मास यूनिट है, AM है जिसे बोलते हैं, जो एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हेडिंग है हमारे पास कौन सी, कि यहाँ है ये कौन से, यूनिट्स फॉर मासेस ऑफ एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। सो ध्यान में रखना, किलोग्राम पहली कौन सी हमारे पास में, ये हमारे पास ध्यान में रखो, किलोग्राम ये पहली मेथड है, किलोग्राम में मेज़र करेंगे, ठीक है। सो जैसे यहाँ पर क्लियर लिखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.10938 इंटू 10⁻31 kg। सो आप इसको सिंपली 9.1 इंटू 10⁻31 ध्यान में रखो। MP यानी मास ऑफ प्रोटॉन, ये मैंने कहा था कम, ये थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। सो 1.672623 इंटू 10⁻27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन, वो भी प्रोटॉन के ही करीबन सेम रहता है, एग्जैक्टली सेम बोल सकते हैं, लेकिन हल्का सा हाइयर होता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे कितना आता है, देखो इतना पोर्शन यहाँ पर आपको सेम मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ से थोड़े से आंकड़े चेंज होते हैं, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। सो 1.674927 इंटू 10⁻27 kg, ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। सो आगे बढ़ते यहाँ पर हमारे पास में अगर हम बात करते हैं यहाँ किस चीज़ के, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि क्या बड़ी चीज़ है, किलोग्राम में मेज़र करते हैं, ओके अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे देखो इनके जो यानी पावर है वो 10⁻31 kg, 10⁻21 kg, तो इसको kg में लेने के एवज में हम दूसरे यूनिट में लेते हैं, ठीक है। सो दूसरा है हमारे पास में यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जो कार्बन का जो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, यानी न्यूट्रल फॉर्म में, तो उसके कंपैरिजन में लिया जाता। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी U, 1 U इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, ध्यान में रखो, ठीक है, 1/12 ऑफ मास ऑफ न्यूट्रल कार्बन एटम इन इट्स लोअर स्टेट। जब हमारा कार्बन एटम उसके लोअर स्टेट में होगा और न्यूट्रल होगा, ठीक है, उसके मास के 1/12 क्या रहेगा, जो भी मास रहेगा उसका 1/12 हम लेंगे, किसको, 1 U यानी यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, सिंपली यू से बताते। तो इसके चलते हमारे पास ये कन्वर्शन ध्यान में रखेंगे आप, कौन सा, कि 1 U इज इक्वल टू 1.6605402 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। अब इसी से आप इसको सीधा सीधा काय में कन्वर्ट कर सकते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है kg से आपके इसमें जैसे 1 U में, ठीक है, यानी एटॉमिक मास यूनिट में यूनिफाइड, ठीक है, इनको सब हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करके, ठीक है। सो अब डायरेक्ट वैल्यू ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, कौन सी, कि हमारे पास में ME है यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, U के फॉर्म में, तो 0.00000055 U, ठीक है। MP है 0.007825 U, ठीक है, और MN है 1.008665 U, यानी यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा जो है वो हम जो लेते बच्चों, वो जैसे हमारे पास में आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन है, आप याद करो आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन, तो E इज इक्वल टू क्या है, mc², ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो m है, तो m को आप अगर अकेला करते हो तो E इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी m इज इक्वल टू E/c² हो जाएगा। अब E एनर्जी है तो उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, लेकिन ज़्यादा होने के कारण आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, पर c² यानी वेलोसिटी का स्क्वायर, इसमें मेजर करते हैं, ठीक है। तो कंपैरेटिवली इसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि जो मास यानी एटम्स या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल का मास मेजर करने की तकनीक, ठीक है। सो हमारे पास E इज इक्वल टू mc² है, E इज इक्वल टू E/c² होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c², या फिर 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी 1 AMU इज इक्वल टू, ध्यान में रखना, 931, ठीक है, यानी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c², ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद में यहाँ हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c², मास ऑफ प्रोटॉन 938.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c², मास ऑफ न्यूट्रॉन 939
57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ये ध्यान में रखना। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना आपको करीबन, देखो एग्जैक्टली करीबन बहुत नियरली सेम दिखता है, ठीक है। थोड़ा सा हाइयर है किसका, न्यूट्रॉन का, ये आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक। चलो अब हमारे पास है आइसोटोप्स है, आइसोबार है और आइसोटोन है, ठीक है। सो आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन क्या होते हैं, तो ये एक प्रकार से जो एलिमेंट है, ठीक है, उन्हीं को रिसेंबल करने वाले एलिमेंट्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो जैसे उसमें कुछ चीज़ें थोड़ी कॉमन होती है, जैसे आइसोटोप्स में क्या होता है, ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना, कौन से कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें प्रोटॉन की संख्या सेम है, जिनमें प्रोटॉन की संख्या सेम है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, अलग है, ठीक है। अब जैसे अगर उनको ऐड अगर कर दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो एटॉमिक मास नंबर अलग आएगा लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हमने प्रोटॉन सेम कहा और प्रोटॉन से एटॉमिक नंबर ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ अगर आप चेक करते हो, ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यानी Z सेम हो गया लेकिन जो A है वो डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रॉन अलग है। प्रोटॉन सेम होगा लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग, ठीक है। आप इसे ड्यूटेरियम या फिर इसको ट्रिटियम बोलते हैं। आइसोटोप्स ऑफ हीलियम, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी क्या है 2, इसका मतलब हमारे पास में न्यूट्रॉन अलग होंगे लेकिन प्रोटॉन की संख्या सेम है, 2 है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। यानी अगर आपसे पूछते हैं क्या कि आइसोटोप्स क्या है, तो ऐसे एलिमेंट जिनमें प्रोटॉन की संख्या सेम है, न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट है, ठीक। उसके बाद में आइसोबार है, तो आइसोबार में क्या होता है, सेम मास नंबर, चाहे तुम्हारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो ना हो, उनकी एडिशन यानी एटॉमिक मास नंबर वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेम मास नंबर, यानी जैसे एग्जांपल यहाँ पर H13 है और यहाँ पे He23 है, तो ऊपर में हम क्या करते हैं, मास नंबर लिखते हैं, A3 है, यहाँ पे भी A3 है, जबकि यहाँ पे Z अलग अलग है, ठीक है। तो आइसोबार में क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर सेम। इसमें क्या होता है, ये जो प्रोटॉन है इसी को ही हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, इसी को क्या कहेंगे हम, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास में सेम होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन का नंबर अलग होगा यानी मास नंबर अलग, यहाँ पे मास नंबर सेम, Z अलग होगा, ठीक है। और आइसोटोन की बात करते हैं तो वहाँ पे न्यूट्रॉन क्या होता है, सेम होता है, वहाँ पर हमें दिखेगा न्यूट्रॉन सेम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन अलग है यानी एटॉमिक नंबर अलग है लेकिन न्यूट्रॉन सेम है। जैसे यहाँ आप चेक करेंगे तो H13 है, यहाँ पे He, ठीक है, 2 4 है, तो इसमें देखो, इसमें यहाँ पे ये जो Z है 1 हो गया, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। यहाँ पर Z 2 है और ये 4 है, तो न्यूट्रॉन फिर से यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। यानी यहाँ पे भी 2 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 न्यूट्रॉन है। यानी जब न्यूट्रॉन की संख्या सेम होंगी तो उन एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, एक दूसरे के आइसोटोन्स कहेंगे। तो सिंपल ध्यान में रखना, आइसोटोप्स में क्या आता है, प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर सेम, ठीक है, न्यूट्रॉन अलग होंगे, मास नंबर अलग, ठीक है। यहाँ पे मास नंबर सेम होगा, ठीक है, तो प्रोटॉन वो कम ज़्यादा हो सकते, ठीक है। यहाँ पर आइसोटोन में न्यूट्रॉन सेम होंगे, प्रोटॉन कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। सो बच्चों ये हमारे पास में यहाँ पर ये न्यूक्लियस के संबंध में कुछ डेटा है, वो डेटा आपको ध्यान में रखना है और इसी को आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, यहाँ से अब यहीं पर जो कुछ कुछ वैल्यूज़ है, जो पॉइंट्स है, वो डायरेक्ट आप क्या करें, कॉपी में लिखिए, यानी आपके लिए थ्योरी भी तैयार हो जाती है और इसको समझना भी हो जाता है, ठीक है। फिर इसका यानी क्या जो हमारा न्यूक्लियर साइज़ होता है, न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, ठीक है, तो वो सब हम आगे में देखने वाले हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।